के मुताबिक आपकी मेमोरी रिफ्रेश करवा लें। आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो लाखों मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, हमने 2 असम्बलियां डिज़ाल्व करवाई थी। आईनी और कानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में, यही आईनी तकाजा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्टों में जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए, वन प्रीटेक्स और दूसरे प्रीटेक्स पे, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी जिम्मेदारी यह है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी जिम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाजा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ, और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस आप देख ले 2 चीजों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असेंबली की है और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पर आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मजीद चलेगी और होगा तो इकॉनमी मजीद डूब जाएगी। इसलिए यह क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी यह दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट यह था, जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी आरओज है आप इनको अदलिया से ले लें, बजाय इसके कि आरओज हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजल सेकेंडर आए, पहली फुर्सत में, पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजल सेकेंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया, जदकोब किया गया, वहां से रुखसत कराया गया। बट आरओज ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरखास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इकदाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर रहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो यह केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है।
लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच तो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे तो ये पार्लियामान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूं, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाजत हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए, लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं। आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उनसे कागज लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देख लें। आपने ये देख लिया है जिस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया तो जब हमने वुमेन के लिए और रिजर्व सीट के लिए जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके लिए रिजर्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिजर्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने, लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिजर्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के, सोसाइटी के उस सेगमेंट से जो फ्रेजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। आप सिर्फ ये देख ले, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ है। तो ये स्क्रूटनी वाले वाकयात सेकंड वीडियो एक मरतबा के लिए आप देख लें। ये आप लोगों ने जो देखा है, कोई छोटा सा ये आपने जो देखा है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने देखा है। लेकिन पहले सिर्फ कहना यह है, ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सजा दे रहे हैं। किस जुर्म की सजा में दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूं, 873 उम्मीदवारान की, हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको देते हैं। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहां 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फर्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो के कहें। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन है, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सीनियर लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह है, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर्ड वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर्ड वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलरिटी मद्देनजर रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा?
کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا. اسی لیے اس پروسیس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے، ایک بات پہ ہمیں تھوڑا اطمینان ضرور ہے، انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جلد انٹروین کرے گی. لیکن ہماری باتوں کی تائید جن اداروں نے کی ہے، میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اسلام آباد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کیا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. فور موسٹ ورڈنگ یہ: At the press conference held in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں. ایک سیکنڈ، یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ چیئرمین صاحب نے پڑھے ہیں، یہ ہم آپ سب کو الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ابھی سبقت صاحب کر دیں، آپ کو مل جائے گا. جی نمبر ایک 1% ایٹ اے ٹائم آپ بولیے. نہیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھو، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی سٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے. دیکھیں خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، نہ آئی ہے، نہ انہوں نے کہی ہے، اور میری کل ملاقات ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے ان اٹس اون ڈومین. اور یہ اپنے اوپر آرگن جو ہے، یہ تینوں آرگن بیلنس اینڈ چیکس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا مسلم اصول ہے. ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں؟ میں اپنے ووٹر، سپورٹر، ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بتایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکا تک ان کے اوپر نہیں کیا. یہ پارٹی کی ہدایات ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، اور یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا، اور ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ایسی صورتحال ہے جہاں خوف کی فضا ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے، ابھی آپ کا بیٹ بھی واپس نہیں ہوا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میڈیا کوریج اور انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ پھر کچھ ابن الوقت جو ہیں ان لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں مختلف جماعتوں سے کہ وہ آپ پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے کہ آپ لوگوں کے ٹکٹ جو کینسل ہو چکے ہیں امیدواروں کے، کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں گنوائی ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا ہے، ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟
देखो, आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं, जब भी हमने कोई कॉल दिया, आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट की केस की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो है। अदरवाइज जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई अब्दुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स पीटीआई के और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। जी अमीर साहब, एक सेकंड। अमीर साहब, एक सेकंड, अमीर साहब, आप करें, आप अमीर करें। क्या मैं एक सेकंड शिफ्ट अच्छा, खान साहब जब पटियाला जेल में है तो वो कॉम्युनिस्ट में एक आज ही उनका जो है वो मजमून छपा है। तो ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है जो लंदन से हो रही है और कौन लंदन में उनके ये मजमून जो है जेल से एक जब अथॉरिटी के कैब में एक शख्स है तो वो लंदन में उनके मजमून छपा। देखिए, खान साहब के हमारे साथ कांटेक्ट रहता है और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई और जो नैरेटिव है पीटीआई का और खान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। क्या एक सेकंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी अमीर भाई। सर एक सेकंड यार, शिफ्कत जी सर, इनअप्रोप्रिएट। देखिए, हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान लेट्स सपोज अज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट जरूर होंगे। हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट जरूर होगा और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन 100 मिलियन, इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं। तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स ले आए। देखिए, पहले तो अब हमारा लाएअमल यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह। रिजर्व सीट, यस, देखो पहली वाली जो बात आपने कर ली तो जो हम इस वक्त कह रहे हैं वही आप बात समझे, नहीं कभी ऐसा नहीं कहा है खान साहब ने, हमारा इत्मीनान है। दूसरी बात यह कि जहां तक आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो जो लिस्ट है, यस, लिस्ट मेरे दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जा चुकी है।
ہمارے ریزرو سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دستخطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ساروں صوبوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروونشل کمشنر ہوتا ہے. وہ ہم نے سندھ بھی لے کے گئے تھے, بلوچستان بھی لے کے گئے تھے, اور پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی. تو ہماری لسٹ ہے, ان کے پاس جائیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کرتے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں اسٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکی ہے. نہیں, دیکھو وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا, ایون ایک آدھ دو تین چار جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نکالیں گے. سب کے ساتھ ہے اور ورکروں کو ہی مل رہا ہے. سر صدر صاحب بھی بڑے خاموش ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ سر پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سر وہ الیکشن میں بزی ہونے جا رہے ہیں. تو کیا خان صاحب بڑے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ پہلے کہا جاتا رہا کہ خان صاحب پرسوں باہر نکل رہے, ہفتے میں نکل رہے, 20 دنوں میں نکل رہے. نہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے, لیکن ان کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو. دیکھیں نا, یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر کے ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے. میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا. جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا, اور جب خان صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی, ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی. ایک سیکنڈ میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور ابھی بھی, کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا, تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا, تب جا کے آپ سینٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز, اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے, جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے, وہ ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی دیکھیں, جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹینٹ سے مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا. لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کوشچنس کا تعلق ہے تو دیکھو ہر صورت ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں کریں گے. دیکھیں میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے. نو کانفیڈنس پہ ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلہ ملے گا اور اس سے پروسیڈ کریں گے.
تو نہیں